हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के एडमिशन के जो प्री एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन करवाने वाली। इसमें साइंस के करीब 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसमें देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किस तरीके से होते हैं, हमें करना होता है। और जैसे कि आपको मालूम है साइंस के सैनिक स्कूल के अंदर दो क्लासेस में एडमिशन होते हैं, एक 6th के लिए और एक 9th के लिए। हमारा ये सेशन चल रहा है 9th में एडमिशन प्री एग्जाम होता है और उसमें भी हम साइंस का पोर्शन करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। अ सेल कन्वर्ट, सेल किसे कन्वर्ट करता है? देखिए सेल का मतलब आपके यहाँ पर जो छोटी क्लासेस में होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मीन्स इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। होता क्या है, आप सेल किसको बोलते हो? सेल का मतलब होता है जो आप घर में भी जो सेल यूज में लेते हैं, जिसके ऊपर ऐसे पेंसिल सेल, ये इस तरीके की डिजाइनिंग होती है, एक ऐसे होता है और आगे एक ऐसी नोब होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इट इज कॉल्ड सेल। इस सेल को, एक लाइन को, पॉजिटिव लाइन को बड़ी से और छोटी हो, ये कहलाता है यहाँ पे सेल। ठीक है, ये क्या काम करता है यही पूछ रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक पोर्शन एनोड ले लूं, एक पोर्शन कैथोड ले लूं, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये क्या है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। और आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये केमिकल एनर्जी है, इसके अंदर सेल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। और इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो केमिकल एनर्जी को आप इसमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सीई केमिकल एनर्जी एंड ईई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे जितना भी सेटअप होता है, इसमें पॉजिटिव जो हिस्सा होता है दैट इज द एनोड, और नेगेटिव जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं, ये दोनों मिला के, यानी ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसमें क्या भरा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भरा जाता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई भी, जैसे आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, AgNO3 डाल सकते हैं, जिंक का सल्फेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। Now, read the following statement carefully and identify X, Y and Z respectively. X stored in water, Y catches fire on exposure and is stored in water, Z react with water slowly. देखिए केरोसिन में हमें हाईली जो रिएक्टिव मेटल होती है वो रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है कैप्टन केरोसिन। ठीक है, और फास्फोरस क्या करता है, स्टोर किस में किया जाता है, स्टोर्ड इन वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2। यहाँ पे भी कैप्ट की जगह स्टोर्ड ही लिख दे। मीन्स अगर आपको सोडियम रखना है तो पहले किसी कंटेनर में केरोसिन रखिए, उसके बाद सोडियम रखिए। अगर आपको फास्फोरस रखना है तो पहले किसी कंटेनर में वाटर रखिए, कोल्ड वाटर, और फिर उसमें फास्फोरस रखिए। जेड, Fe किससे रिएक्ट करता है, H2O गैस यानी स्टीम से रिएक्ट करता है, ये ध्यान रखना। और क्या बनाता है यहाँ पर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस बनाता है। कितने मोल्स हो जाएंगे यहाँ पर, 2। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर लूँ तो ये नॉर्मल वाटर से स्लोली रिएक्ट करेगा और स्टीम के साथ में फास्ट रिएक्शन देगा। तो अगर ऐसा लिखा आता, गेट रिएक्ट विद हीट या स्टीम,
and gives H2 gas, then it is also correct. Now sodium, phosphorus and iron is the correct answer. आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ये काम कर सकते हैं। कैसे करना ऑप्शन एलिमिनेशन? जैसे कॉपर है, कॉपर तो आपने देखा होगा, कॉपर की कंटेनर होता है, तो ना तो इसको केरोसिन में रखा जाता है, ना इसको पानी में, नॉर्मल भी पड़ा रहता है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और पानी से भी कोई रिएक्शन नहीं करता। तो जहां जहां कॉपर है वो तो एलिमिनेशन हो गया, ये हट गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहा, दैट इज द सोडियम, फास्फोरस एंड आयरन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी अभी आपने देखा होगा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है ये। तो देख कौन सा है, मैंने तो बोल ही दिया, इमिटिंग होता है, इमिशन नहीं, इमिशन नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ लाइट इमिशन आ गया, यहाँ लेयर भी आ गया और इमिशन भी आ गया, और यहाँ लेयर आ गया और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये सब गलत है। यानी मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? लाइट इमिटिंग डायोड, इट इज डायोड। नाउ नेक्स्ट देखिए, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। लाउडनेस यानी अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज कितनी दूर तक जा रही है, दैट इज द लाउडनेस, है ना। लाउडनेस कैसे होता है? साउंड वेव देखिए ऐसे ट्रेवल करती है, दिस इज द साउंड वेव, है ना। ये कौन सी वेव है? साउंड वेव है, ऐसे ट्रेवल करेगी। और जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो ये क्या कहलाता है? इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जैसे एम्पलीट्यूड, इट मीन्स दूर तक आवाज जाएगी, ये कहलाएगी। ये देखिए ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये क्या हो गया? लाउडर वॉइस होगी। और ये क्या हो गया यहाँ पर? लेस लाउडर हो, ठीक है। यानी क्या किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस क्या होती है? इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीसफलिंग गिव्स द टर्म दैट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन सॉइल बाय हैंड। मीन्स आपको क्या करना है? सीड्स को बोना है और मैन्युअली सीड्स को जमीन में डालना है, और साथ में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलिंग भी फैलाना है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जम्बलिंग वर्ड्स है, इन्हें आपको सही करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो ए क्या होता है? ए इज टिलिंग। टिलिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है? बी। ए और बी दोनों साथ में ही है, ए एंड बी दोनों साथ में ही है। इसी को ही आप क्या बोलते हैं? प्लॉगिंग, PLOUGHING, प्लॉगिंग। आप देखिए सभी वर्ड आ गए, TILLING, है ना। यहाँ पे भी देखिए PLOUGHING, है ना। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आप देखिए सॉइल में सीड्स डालने से पहले हम सॉइल को क्या करते हैं? अपर लेयर को थोड़ा सा मिट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो टिलिंग और प्लॉगिंग में क्या होता है? लूजनिंग, लूजनिंग द सॉइल, है ना, बिफोर सोइंग सीड्स। सीड्स से पहले आप क्या करते हैं? इसे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? हैंड को लूज करते हैं। नाउ इसका क्या मतलब होता है? डी, डी क्या होगा? विनोइंग, VINNOWING, विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कभी ऐसा मटेरियल हो, मिक्सचर हो, जिसमें हेवियर पार्टिकल भी होते हैं और लाइटर पार्टिकल भी होते हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक है, सेपरेट, सेपरेशन टेक्निक। क्या ये सेपरेशन टेक्निक है? इट इज सेपरेशन टेक्निक। किसके लिए? इट सेपरेट, किसको सेपरेट करती है ये? लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर, पार्टिकल, हेवियर, पार्टिकल, फ्रॉम हेवियर, पार्टिकल, है ना। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके पास में कभी ऐसा मटेरियल हो, जिसमें हेवियर पार्टिकल हो, और लाइटर पार्टिकल भी होते हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक। किसके लिए? इट सेपरेट, किसको सेपरेट करती है ये? लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर पार्टिकल, फ्रॉम
हैवियर पार्टिकल को उसको अलग करती है बाय यूजिंग एयर। ऐसे ही एक कंटेनर में ले लेते हैं, ऊपर से गिराते हैं, एक साइड से हवा आ रही होती है, तो जो लाइटर होते हैं वो उड़ के अलग कलेक्ट हो जाते हैं और जो हैवी होते हैं वो ऊपर गिर जाते हैं। देखिए सी, सी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट, BROAD, कास्टिंग। आप देखिए सभी आ गया, आर BROADCASTING, ब्रॉडकास्टिंग, है ना? तो ये यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन सॉइल बाय हैंड। तो दिस इज ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. When an object moves closer to concave lens, the image formed will be formed by its shift. जब भी कोई कॉन्केव लेंस होता है तब ऑब्जेक्ट को अगर मैं कॉन्केव लेंस की तरफ शिफ्ट करती हूँ तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? तो क्या होगा? देखिए कैसा होता है कॉन्केव लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ये होता है यहाँ पर कॉन्केव लेंस। ओके, ये हो गई इसकी एक्सिस, ये होल। अब मैंने ऑब्जेक्ट जितना मैं यहाँ रखूंगी पास ले जाएंगे, ये क्या करता है? डिस्पर्स कर, है ना? और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वो भी ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया इसका? तो क्या हो गया? जैसे जैसे मैं इसको ले जाऊंगी इमेज क्या जाएगी? अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर जाती रहेगी। और ये जो लेंस होता है दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ नेक्स्ट, जैसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर? ये क्या दिए गए हैं यहाँ पे? कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन को सिक्रीट करती है। ओवरीज से एस्ट्रोजन होता है, वो साइलेंट है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन होता है, यस सही है। पेनक्रियाज से कॉल्यूटिनिन नहीं होता है, कैल्यूटिनिन नहीं होता, इंसुलिन होता है। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। आपको मालूम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यहाँ पर टेस्टिस। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज स्टमक के नीचे की तरफ एक लीफी पार्ट होता है जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। और एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ मिलती है? दैट इज द किडनी। ये दोनों पोर्शन किडनी के, और किडनी के ऊपर ऐसे, दोनों के ऊपर ऐसे कप शेप्ड जो होंगे दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड्स। और ये क्या करते हैं? डू एंड डाई जो हमें होता है एकदम लास्ट मोमेंट पे होता है ना, अब तो मुझे करना ही करना है, तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? एड्रेनलिन ग्लैंड, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी सिक्रेट करती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, which type of organism live in the body of animals and digest food cellulose converting to soluble carbohydrate? आपको बताना है यहाँ पर कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल्यूलोज मीन्स जो लकड़ी खा लेते हैं, कागज खा लेते हैं। हम तो नहीं खाते लकड़ी कागज, क्योंकि हमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की पावर नहीं होती। हमें सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट नहीं होता। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे टर्माइट है, दीमक, वो क्या करती है? लकड़ी भी खा लेती है, कागज भी खा लेती है। तो ये क्या करेगी? टर्माइट्स जो होती है उनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, है ना? ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं? जो वुड डाइजेस्ट करते हैं, किसको? वुड को डाइजेस्ट करेंगे, वुड को। कहाँ रहते हैं ये? लिव इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्म। और ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज को
किसमें कन्वर्ट करते हैं? सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में। क्या बनाते हैं? सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। और क्या होते हैं ये? दे आर द प्रोटोजोआ। ठीक है। एल्गी कहाँ होते हैं? एल्गी जैसे आपने देखा होगा पानी के ऊपर हरी हरे से काई सी लग जाती है, वो एल्गी है। फंजाई क्या होता है? अचार के ऊपर सफेद कलर की फफूंदी आ गई, पुराना सब्जी है रखी हुई है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की ऐसे रेशे रेशे जैसे हो जाते हैं, दैट इज द फंजाई। नाउ नेक्स्ट क्या होता है देखिए, metals are generally hard. Which of the following metal is an exception? Can be cut with knife? Iron, gold, sodium and magnesium. सबसे आसानी से जो कटने वाला होता है सोडियम, और सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में, क्योंकि सोडियम एयर एंड वाटर से रिएक्शन करके बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। नाउ देखिए, अ क्यूब ऑफ साइड 0.2 m रेस्ट ऑन द फ्लोर, रखा हुआ है, ये तुम्हें दिख रहा है क्यूब, और अब ये इसकी साइड कितनी है? 0.2 m यानी मीटर। गिवन दैट द क्यूब हैज अ मास ऑफ 50 kg, इसका मास कितना है यहाँ पर? 50 kg। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूब ऑन द फ्लोर, ऐसे फ्लोर पर रखा हुआ है, फ्लोर के ऊपर रखने पर इस क्यूब का कितना प्रेशर लगेगा फ्लोर के ऊपर, ये आपको बताना है। और आपको टेकन क्या करना है? जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी। देखो ये तो इसने दे दिया है 10 न्यूटन पर केजी, ना देता तब भी हमें पता चलना है। तो आपको क्या बता रहा है? साइड ऑफ क्यूब बता रहा है, कितनी बता रहा है? 0.2 मीटर बता रहा है। मास ऑफ क्यूब भी बता रहा है, कितना बता रहा है? 50 केजी बता रहा है। आप इसमें सबसे पहले फोर्स निकालिए, और पूछा क्या है? प्रेशर पूछा है ना, प्रेशर पूछा है। और प्रेशर कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। पूरा लिख देते हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो एरिया साइड इंटू साइड, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ पे प्रेशर, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? फोर्स। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशन कर लेते, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मास कितना है? 50 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? इंटू 10 न्यूटन पर केजी। अब आप देखिए क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 500 न्यूटन आ गया। और मुझे क्या निकालना है? पी निकालना है। तो प्रेशर क्या होगा? पी कितना है मेरे पास में? 500। और एरिया कितना होगा? 0.2 इंटू 0. मीटर इंटू मीटर, दो बार आ गया ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटू 0.2। अब आप देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये दोनों हटाया तो 2 जीरो आ गया, कैंसिल आउट किया मैंने, ये 2 जीरो ऐसे लिख, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये 1, तो इसे क्या बोल देंगे? 25000। इसको काटा 1250। देखो कहीं आंसर है? 12500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज प्रेशर दैट एक्सर्टेड ऑन फ्लोर। ये फ्लोर पे लग रहा है, ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर है। अब आप कहेंगे कि आपने एरिया ये क्यों लिया? 0.2 इंटू 0.2, ए इंटू बी क्यों किया? क्योंकि आप नीचे जब फ्लोर पे होगा
तो क्यूब के कौन सा हिस्सा आएगा, सिर्फ एक साइड इंटू साइड, ये दो ही चीजें आएंगी, और तो ऊपर का एरिया हाइट तो आएगा नहीं, इसलिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, 0.2 इंटू 0.2। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन कर दिया 12500, क्या आ जाएगा ऑप्शन, क्या टिक करेंगे हम, 12500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ स्मॉल होल पी इज मेड इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये देखिए कार्डबोर्ड है, इस पर होल बना दिया, तो होल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टॉर्च एज शोन इन फिगर। देखिए यहां से मैंने, ये टॉर्च है, लाइट डाली तो इसमें से लाइट जाएगी, द रे ऑफ लाइट कमिंग आउट द होल फॉल्स ऑन द मिरर, इस मिरर पर पड़ रही है, दिस इज मिरर। कौन सा मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के लिए क्या कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। फॉर प्लेन मिरर आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। अब देखिए आप यहाँ पर जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही इससे आगे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये क्या कह रहा है, एट विच पॉइंट शुड द आई बी प्लेस्ड, डी पे रखूं, सी पे रखूं, बी पे रखूं, आंख में कहाँ रखूं, ये किधर रखूं मैं आई को, सो दैट द होल कैन बी सीन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल आई हो गया, ये क्या हो गया, एंगल आर। ये क्या चीज दे रखी है, दोबारा से देखो, ये एक बार फिर से बताए आपको, कलर दूसरा लेके आपसे ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर मैं आई को रखूं। ये देखिए आई को अगर मैं यहां रखती हूं, दिस इज आई, और अगर मैं आई को यहां रखती हूँ तो ये मेरे पास जो एंगल है दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या चीज होती है, नॉर्मल, जो 90 डिग्री एंगल पे होती है। यहां से मैं देखूंगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ आर हो जाएगा, दिस इज एंगल आर। फॉर प्लेन मिरर आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये मुझे ए पर ही रखना पड़ेगा अपनी आई को, तभी मुझे ये होल दिखाई देगा। Now, next question, question number 12. The sex determined system in which males are XY. मेल में क्या होता है, दो क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XY, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और फीमेल में कौन से होते हैं, X एंड X। ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, इन्हें क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। और इन फाउंड इन ऑल, किस किस में मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर में, एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, या मैमल्स में, दे आर ओनली इन मैमल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, रेफर क्वेश्चन नंबर 13, रेफर्स टू द गिवन फिगर्स P and Q. How do reproductive cells produced in P differ from produced in Q in terms of production and their mode of storage? आपको ये बताना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना प्रोडक्शन होता है, लार्ज होता है या क्वांटिटी में, या स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और ये मोड ऑफ स्टोरेज, लंबे समय तक स्टोर रहता है या शॉर्ट ड्यूरेशन तक स्टोर रहता है। तो ये इन पी और क्यू को देखने से पता चलता है। पी क्या है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और क्यू क्या है, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपको मालूम है फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम, और मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। स्पर्म ऐसे है ना, और मतलब उसका टेल होगा और हेड होगा, और ये ओवम ऐसे, ये ओवम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है, मेच्योर सेल पी, पी आफ्टर मैच्योरेशन ही ओवम और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई मेच्योर्ड सेल है पी कैन गेट स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, whereas in Q
ओनली इमेच्योर सेल्स रिमेन स्टोर्ड। यस, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है? मेच्योर सेल ऑफ पी, पी की जो मेच्योर सेल है, पी में क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म्स जो है लॉन्गर पीरियड रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्टोर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और क्यू जो होता है, इस इमेच्योर सेल जो होते हैं वही स्टोर होते हैं। आगे देखिए, प्यू प्रोड्यूस फीवर, नो, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। स्पर्म आपको कहाँ मिलेंगे? इन लार्ज क्वांटिटी। स्पर्म क्या होते हैं? इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा बनते हैं कंपैरेटिव टू ओवम। ओवम की तुलना में आपको ये क्या मिलेंगे? ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। नाउ, यानी ये तो गलत बात हो गई। रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस बाय पी डू नॉट शो मोबिलिटी, ये तो बहुत ही गलत बात है। स्पर्म तो आपके पास ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है, ये इसका टेल होता है, ये इसका हेड होता है। अब क्या होता है? ये टेल होता ही किसके लिए? फॉर मोबिलिटी, चलने के लिए होता है। और ये तो कह रहा है कि ये शो ही नहीं करता मोबिलिटी, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नाउ, क्यू प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल फॉर लॉन्गर पीरियड। क्यू शॉर्टर में होता है ना, थोड़े समय के लिए बनता है, शॉर्टर पीरियड के लिए बनता है। और पी जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए बनता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a rubber sucker when pressed on the surface sticks to it because gravitational pull act on it, atmospheric pressure act on it, rubber sucker has some glycerine in it, atmospheric pressure does not act in it। जैसे एक बोतल है, आप इस बोतल के ऊपर अगर कोई रबर का स्टिकर लगाना चाहते हो, रबर लगाना चाहते हो, यहाँ पे मैंने रबर लगा दिया और आप देखेंगे कि ये रबर जो है ये तुरंत इसके ऊपर खिंच करके लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ये क्या क्रिएट करता है? वैक्यूम क्रिएट करता है। इनर पर, अंदर की तरफ वो प्रेशर क्या होता है? कम होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होगा यहाँ पर? लो प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर, लो इंटरनल प्रेशर होता है। और बाहर की तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर क्या लगेगा आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। ये प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हाई होने की वजह से ये रबर किसकी तरफ खींचेगा? अंदर की तरफ खींचेगा और उसके ऊपर स्टिक हो जाए, स्टिक्स ऑन द माउथ ऑफ बोतल। तो एक्चुअली में किसने काम किया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने काम। आपने भी देखा होगा, एक अभी जो घटना हुई थी, जैसे जयपुर आगरा हाईवे के ऊपर केमिकल बर्न हो गया, बहुत ज्यादा आग लग गई, तो जो बसें हैं, कारें हैं, ये दरवाजे ही नहीं खुले। क्यों नहीं खुले उनके दरवाजे? क्योंकि यही प्रोसेस था। बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हाई था, अंदर का प्रेशर क्या था? कम था। उसने खींचे रखा, खुलने ही नहीं दिया, दरवाजा ही नहीं खुलने दिया, है ना। सेम चीज स्टिक हो जाती है, यानी उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is true? Yellow flame an ideal for heating, the substance which vaporized during burning gives flame, luminous zone contains unburnt carbon particles, and the non-luminous zone has highest temperature। देखिए ये किसको बता रहा है? बुनसन फ्लेम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बुनसन फ्लेम की बात कर रहा है। यानी आप जो घर में बर्नर से जो फ्लेम निकल रही है उसकी बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ अगर कैंडल भी बर्न करती हूँ तो ये कैंडल का होगा धागा, और देखिए क्या होता है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट पार्ट ये रहा,
ये दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, है ना। यहाँ पर थोड़ा मैं इसे ब्रश से थिक कर देती हूँ। ये ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर इससे हो जाएगा शायद, नहीं इससे भी नहीं होगा। चलो डबल करके इसको फिर ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक बार और, ये देखिए, ये आउटर मोस्ट पार्ट है और ये कैसा है, यहाँ पर ब्लू कलर का, ब्लू कलर का होता है ये पार्ट। ये ब्लू कलर का पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट है। दिस इज आउटर पार्ट। कैसे कलर का होता है ये, ब्लू कलर का। इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ये क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है और हॉटेस्ट पार्ट होता है। फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट ये होता है। यानी ये बात तो बिल्कुल सही है, आपसे ट्रू ही पूछा है ना। नॉन ल्यूमिनस जोन हैज हाईएस्ट टेम्परेचर, मीन्स हॉटेस्ट पार्ट होता है। इट इज सुटेबल फॉर हीटिंग। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मिडल पोर्शन होता है। इसके बाद अंदर का मिडल पोर्शन होता है, ये मिडल पोर्शन। और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये कैसा है, येलो कलर का। आपको ये कैसा दिखाई देगा, मॉडरेट पार्ट होता है। ये क्या होता है, मिडल पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन। इसमें होगा कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। लेट कंबशन, इनकम्प्लीट भी नहीं बोलेंगे, इसे पार्शियल बोलेंगे। पार्शियल कंबशन, थोड़ा सा ऑफ कार्बन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ओके, नाउ देखिए, यानी ल्यूमिनस जोन नहीं आएगा यहाँ पर। द सबस्टांस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, येलो फ्लेम आर आइडियल फॉर हीटिंग। मीन्स पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो है ये हो गया गलत, है ना। ये आइडियल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, तो हीटिंग भी क्या हो रही है, मॉडरेट हो रही है, मॉडरेट टेम्परेचर है। नाउ इन द लास्ट, लास्ट क्या है यहाँ पर, ये ब्लैक कलर का अंदर का। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाता है, इससे ही लिखते हैं। नाउ दिस पोर्शन, ये पोर्शन क्या होता है, ल्यूमिनस जोन होता है। ये क्या होता है, ल्यूमिनस जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंबशन ऑफ कार्बन। और क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं मैं आग को पकड़ लेता हूँ और तुरंत बीच से आग को ऐसे पकड़ लेते और दिखाते हैं, ये देखिए मैंने ये ऐसे क्रॉस कर ली। एक्चुअली में वो कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, इसमें क्या हो गया, अनबर्न्ड का। ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। देखिए ब्लैक बनाया है ना मैंने, तो ये कैसा होता है, यहाँ पर ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक, ब्लैक होगा। ये येलो होता है, ये ब्लू होगा, और ये अंदर वाला क्या होता है, ब्लैक होता है। यानी ल्यूमिनस जोन्स कंटेन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दिस इज करेक्ट। नाउ अब आपको ये फ्लेम मिल रही है। फ्लेम कैसे मिलती है, फ्लेम किसकी वजह से, सबस्टांस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। मींस ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ कैंडल की बात करती हूँ तो क्या होगा, वैक्स, वैक्स जो होगा ऑन बर्निंग गिव्स फ्लेम, बर्निंग गिव्स फ्लेम।
और अगर मैं किसी और मटेरियल की बात कर रही हूँ, मीन्स और मटेरियल मतलब केरोसिन है, एलपीजी है या कुछ और है, तो वो बर्न होगा और क्या देगा, फ्लेम देगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। ये हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। लिख देते हैं यूनिट ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, एच जेड। एच जेड का मतलब होता है पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, और सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। ये क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे कैसे लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा वी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखना है। और नेक्स्ट है मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है। नाउ मीटर पर सेकेंड, और कैसे लिखते हैं, एम ऑब्लिक एस, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की। एक और भी याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉप रोटेशन इज preformed by to improve the fertility of soil, save nitrogenous fertilization, help in weed control and pest control। देखिए क्या चीज कहना चाह रहा है, हम क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, आप देखते होंगे कि सर्दी के सीजन में अलग फसल उगाई जाती है, गर्मी के सीजन में अलग तरीके की फसल उगाई जाती है, इसे रोटेट कर करके उगाते हैं। हम ऐसा नहीं होता पूरे साल एक ही तरीके की फसल उगा रहे हैं, तो क्रॉप का रोटेशन क्यों करते हैं, यस, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को सेव करते हैं, वो बनते रहते हैं। नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन कंटेंट अर्थ के अंदर रहता है, सॉइल में रहता है। हेल्प इन वीड कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल, ये भी बात सही है, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, द सबस्टांस एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल एंड कोल। अब देखिए कि किसको जलाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत देर काम करना पड़ेगा, तब वो बर्न होगा। केरोसिन है, पेट्रोल है एंड अल्कोहल है। क्या होता है, देखिए केरोसिन फटाफट आग पकड़ लेता है, पेट्रोल है और अल्कोहल है, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, ये आसानी से जल जाते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, है ना। पेट्रोल का कहीं आपने देखा हो टैंक जा रहा हो तो लिखे हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस, है ना। ऐसे ही अल्कोहल है, केरोसिन है, केरोसिन तो आजकल बैन ही हो गया है, तो बहुत देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर फायर कैच करता है, जिस टेम्परेचर पर, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, एट दिस टेम्परेचर फ्लेमेबल मटेरियल स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू होता है, इग्निशन होना शुरू होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, लो होगा। तो इनमें कौन हो गया, कोल, कोल क्या होगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई, हाई होता है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट ही पूछ रहा है, दैट इज द कोल इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इट इज easier to swim in sea water than in river water because, नदी में डूब जाते हैं, समुद्र में तैरते हैं, क्यों, क्योंकि इन सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है, पानी तो होता ही होता है ना, वाटर तो होगा ही होगा। वाटर को कैसे लिखते हैं केमिकल में, ऐसे H2, साथ में बहुत सारे
सॉल्ट होते हैं, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसलिए क्या हो जाता है, सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या हो जाती है, हाई। डेंसिटी ऑफ सी वाटर हाई हो जाती है। डेंसिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो तैरना आसान। सो पर्सन स्विम इजीली इन सी वाटर, पानी में आराम से तैरेगा। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, सी वाटर इज मोर डेंसर देन रिवर वाटर। यस, वेव्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, लार्ज क्वांटिटी का भी नहीं है, और लेस डेंसर, हाई, मोर डेंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन बिकम्स डबल, है ना। यहाँ पर यही कह रहा है, ये अगर मैं अप्लाइड फोर्स डबल कर दूं तो यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिक है। रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वो अप्लाइड फोर्स के भी प्रोपोर्शनल होता है और नेचर ऑफ सरफेस के होता है। तो यहाँ पे फोर्स मैंने डबल कर दिया तो मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डबल। यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में, इन रेस्ट, रेस्ट में, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। अगर मैंने फोर्स को डबल किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल। और किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंड नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब होता है सरफेस स्मूथ है या रफ है। तो हमें इसका तो कोई दिया ही नहीं, अप्लाइड फोर्स डबल किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डबल। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द गिवन कोरिलेशन। हीट ट्रीटमेंट करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, तो वैक्सीनेशन करके क्या होगा, इम्यूनाइजेशन, है ना। देखिए हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे निडल है, मुझे यहाँ पे बैक्टीरियाज को किल करना है या उसे एकदम स्टराइल बनाना है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, बॉइल्ड वाटर के अंदर थोड़ी देर रखा जाता है। आपने बहुत बार ऐसा भी किया होगा, छोटे बच्चों की जो बोतल होती है दूध की, उसको हम क्या करते हैं, वार्म वाटर के अंदर कुछ देर तक रखते हैं या उसे बॉईल किया किया जाता है, उबाला जाता है पानी के अंदर। दैट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ताकि सारे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। वैक्सीनेशन किस लिए किया जाता है, ताकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पाश्चराइजेशन क्या होता है, जैसे मिल्क है, इसका पाश्चराइजेशन किया जाएगा, उसमें भी बैक्टीरियाज को किल किया जाता है लेकिन मिल्क को बॉईल नहीं किया जाता। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम, यानी जो अलग अलग मेल एंड फीमेल के जो ऑर्गेन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे एक से स्पर्म और एक से ओवम बनता है। और ये दोनों गैमेट्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट, और इनका फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इनकोलेशन क्या होता है, इनोक्यूलेशन क्या होता है, ये इसमें होता है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं किसी बॉडी के अंदर, तो जो वैक्सीनेशन के बाद में जो पेशेंट होता है उसमें उस बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो इससे बोले जाते हैं इनोक्यूलेशन। नाउ वैक्सीनेशन से क्या होगा, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बढ़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखिए ऐसी कोई बात हो जैसे ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे ये बात बतानी है। किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे टैडपोल से फ्रॉग का बनना, है ना, इसको बताना और इनकरेक्ट बताना है। आगे देखिए मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। बिल्कुल सही है, इन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट।
और थ्रू ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस होता है, यानी लार्वा जो होगा वो उसमें बहुत ज्यादा चेंज हुआ और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, ये भी बात सही है। क्यों नहीं होता? बिकॉज द यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। आपने देखा होगा टाइम ऑफ बर्थ ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चा अपनी मम्मी पे गया है, अपने पापा पे है, दादी पे है, दादा पे है, या नानी पे है, नाना पे है, तो इसलिए रिजेंबलिंग होती है। ह्यूमन बीइंग्स का जो बच्चा है वो अपने एडल्ट से रिजेंबल करता है उनकी जेनेटिक्स की वजह से, उनमें इसीलिए मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेज। याद रखना है सीक्वेंस से, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये बात भी सही है। अ tadpole that hatches out the egg resemble the adult। बस देखिए यहीं पे आ गया आपके गलत स्टेटमेंट। जैसे ही वो एग से हैच होगा तो वो रिजेंबल नहीं करता एडल्ट फ्रॉग से, वो तो बहुत सारी प्रोसेस के बाद में, बहुत सारे सेल के अंदर चेंजेस होते हैं, उसके बाद में वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक इज ट्रू। अगेन प्लास्टिक के बारे में बताना और ट्रू बताना है, गलत नहीं बताना है आप। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। क्या सभी प्लास्टिक के अंदर सेम अरेंजमेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये तो सही है, ये तो कह ही यही रहा। डू नॉट हैव बिल्कुल सही बात है ये तो। मेलामाइन रेजिस्ट फायर, ये याद रखना आपको, मेलामाइन क्या होता है? रेजिस्ट करता है फायर को और टोलरेट कर सकता है हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तभी तो आपने देखा होगा कई ऐसी चीजें होती है ना, गर्म चीज के ऊपर आपने प्लास्टिक लगा देते हैं फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाय जो है वो आप प्लास्टिक में डाल लेते हैं, गर्म चाय भी प्लास्टिक के अंदर डाल लेते हैं, तो वो रेजिस्ट करता है, दैट इज द मेलामाइन होता है वो। प्लास्टिक विद क्रॉस लिंक्ड मोनोमर ऑल्सो नोन। बिल्कुल प्लास्टिक के अंदर क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड भी होता है। द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इज लिमिटेड, नो अनलिमिटेड। तभी तो इसका बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है, यानी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4th गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि हमसे ट्रू ही पूछा है। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन, अ टॉय कार रिलीज्ड विद सम इनिशियल स्पीड विद ट्रेवल फारदेस्ट ऑन। आपको एक कार छोड़ी गई, इनिशियल पे अलग अलग सरफेस पे छोड़ी गई। एक मडी सरफेस है, पॉलिश्ड मार्बल है, सीमेंटेड सरफेस है और ब्रिक सरफेस है। देखिए जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसमें वो कम दूरी तक जाएगी और जिसमें फ्रिक्शन कम होगा उसमें वो फार्दर जाएगी। आपसे पूछा कितने सबसे दूर जाएगी, तो जो मड है, मडी सरफेस है, यानी उसके पास फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा क्या है? सीमेंटेड सरफेस है, सीमेंटेड सरफेस है, ये भी कैसी होती है? रफ। और ब्रिक सरफेस, ये भी क्या हो गई? ये रफ सरफेस है। और रफ सरफेस जहां होगा वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मोर फ्रिक्शन। मोर फ्रिक्शन होगा तो यहां पर मोर फ्रिक्शन होगा तो ये क्या करेगा? ये लेस ट्रेवल बाय कार। और ये कैसा है? पॉलिश्ड में स्मूथ सरफेस। अब ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन लेस होगा, यानी लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन का मतलब मूव फर्दर, यानी पॉलिश्ड सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आई एम अ सोर्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। I am a mixture of number of carbon compounds which can be separated by fractional distillation. Am I? आपको ये बताना है यहाँ पे एक चार जो दिए हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम एंड केरोसिन, मैं एक ऐसा सबस्टांस हूँ जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए तो बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं और ये फ्रैक्शंस का यूज हम सिंथेटिक प्लास्टिमर
सिंथेटिक पॉलीमर बनाने में करते हैं। पेट्रोल खुद ही फ्रैक्शन है, डीजल भी फ्रैक्शन है, केरोसिन भी फ्रैक्शन है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल। जो जमीन से तेल निकलता है उसको आप पेट्रोलियम कहते हैं, और पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ये गैसेस, ये पार्ट जो होता है वो बनता है। नाउ आपने देखा इस तरीके से हमने कितने अच्छे से 25 क्वेश्चंस किए, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन्हें एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको रिमेम्बर रहेगा, ये याद रहेगा, और आप बहुत अच्छे से साइंस के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।